नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आगामी जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली है उनकी तैयारी कर रहे होंगे। तो उन्हीं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की सीरीज में अपन जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को अपन डिस्कस कर रहे हैं, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पिछले अध्याय में, पिछली क्लास में अपन ने जो अंतःस्रावी तंत्र है अपना शरीर का, उसका अध्ययन शुरू किया था। तो जनरल साइंस का जो ये टॉपिक है जिसको अपन अध्ययन करने जा रहे हैं वो हार्मोन है। हार्मोन के क्या कार्य हैं, इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, अधिकता से क्या रोग होते हैं, तो ये सब जो है वो अंतःस्रावी तंत्र में आता है। तो अंतःस्रावी तंत्र अपन ने पढ़ा। तो अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां आती है उनको अपन ने देखा, उनकी परिभाषाएं अपन ने पढ़ी, बहिस्रावी ग्रंथियां भी पढ़ी, उनके उदाहरण भी अपन ने पढ़े और अंतःस्रावी ग्रंथियां का अध्ययन अपन ने जो है वो शुरू किया था। तो उनमें मोटा मोटा अपन ने देखा कि थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि हो गई अपनी, वृषण हो गया, अंडाशय हो गया, इन ग्रंथियों के अपन ने उदाहरण देखे थे। तथा इसी क्रम में अपन ने जो पहली अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका विस्तृत रूप से अध्ययन शुरू किया था वो ग्रंथि अपनी थी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को अपन ने पढ़ा, कहाँ स्थित होती है, क्या कार्य होते हैं तथा उससे कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो स्रावित किए जाते हैं, उन हार्मोनों की कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, उनको अपन ने देखा, उनको अपन ने पढ़ा। जैसे वृद्धि हार्मोन हो गया जो कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होता है, इससे होने वाले रोग अपन ने देखे, उनके लक्षण अपन ने पढ़े। फिर उसके बाद अपन ने प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये पढ़ा, जो कि सभी पीयूष ग्रंथि की एंटीरियर जो लोब होती है उससे स्रावित होते हैं। उसके बाद अपन ने टीएसएच पढ़ा, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन पढ़ा, एमएसएच अपन ने पढ़ा और पोस्टीरियर जो पार्ट है पीयूष ग्रंथि का उससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, ऑक्सीटोसिन हो गया, एडीएच हो गया। उनको अपन ने देखा कि उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं मनुष्य के शरीर में, उसको अपन ने देखा। आज जिस ग्रंथि का, जिस अंतःस्रावी ग्रंथि का अपन अध्ययन करने जा रहे हैं उस अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड जो नाम है वो आज के समय में जो है कई जो अपने घर है, कई घरों में इस नाम को अमूमन जानते हैं, इस नाम से सभी परिचित हैं। और वो क्यों परिचित है वो मैं आपको बताता हूं। आपकी कोई बुजुर्ग जो अपनी नानी होगी, दादी होगी, मामी होगी, मम्मी होगी, उनके मुंह से आपने सुना होगा कि यार मेरे थायराइड हो गया है। अब थायराइड हो गया है तो अपन उससे क्या अनुमान लगाते हैं कि यार उनको एक थायराइड नाम की बीमारी हो गई है। तो दोस्तों, थायराइड नाम की कोई बीमारी जो है वो थायराइड ग्रंथि है। थायराइड जिसको बोलते हैं वो होता है थायराइड ग्लैंड, न कि वो एक बीमारी है। बीमारी क्या होती है, थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता तथा थायराइड ग्रंथि की कम सक्रियता, मतलब उससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं अगर वो कम हो जाते हैं या फिर अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं तो उसके कारण जो रोग होता है उन रोगों को अपन बोलते हैं थायराइड से होने वाले रोग। परंतु चिकित्सक क्या करते हैं, अगर वो अपन को ये कहें कि साहब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है या आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है, तो अपन क्या समझेंगे कि इन्होंने क्या बता दिया, अपन को कौन सी बीमारी बता दी है, अपन उसका नाम भी ढंग से नहीं ले पाएंगे। तो बोलचाल की भाषा में, चिकित्सीय भाषा में भी डॉक्टर अपन को आसानी से ये समझाते हैं कि आपको थायराइड हो गया है। तो थायराइड एक ग्रंथि का नाम है, न कि एक बीमारी का नाम है। थायराइड बीमारी जो होती है इसके हार्मोनों के कम सक्रियता, अति सक्रियता के कारण होने वाली बीमारियां हैं वो होती है। तो थायराइड ग्रंथि सभी इस नाम से परिचित है। क्यों परिचित है वो मैंने आपको अभी समझाया है। अब इस ग्रंथि के बारे में अपन अध्ययन शुरू करते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में, श्वास नली जो होती है अपनी ट्रेकिया, उसके दोनों ओर स्थित होती है तथा एच शेप में होती है, एच आकार में हो जाती है। इसकी जो ये जिस प्रकार से स्थित होती है वो एक एच शेप
एच प्रकार का जो अपना वर्ड है अंग्रेजी का, उसके शेप में होती है, श्वास नली के दोनों ओर, इसलिए इसको एच शेप्ड ग्रंथि भी बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि जो है वो अपने शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिछले क्लास में भी मैंने आपको समझाया था, बताया था कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है अपने शरीर की वो कौन सी है? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि का अगर क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी ग्रंथि का अगर जिक्र आता है तो अपन क्या बोलेंगे? लीवर। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड का अगर कहीं क्वेश्चन आता है, कहीं जिक्र आता है, तो वो कौन सी होगी? आपकी थायराइड ग्रंथि। यहां पे थोड़ा सा क्या अपन को कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों, ये कंफ्यूजन रहता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, आवश्यक है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का अगर कहीं नाम आता है, कहीं क्वेश्चन आया पेपर में, तो अपन क्या करेंगे? थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आया कि शरीर की सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है, तो वो होती है अपनी लीवर। इस ग्रंथि को टेम्प ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन जो है वो दो प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। एक हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन तथा एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन, जिसको T4 टेट्रा आयोडो थायरोनिन हार्मोन ये भी बोलते हैं, इसको थायरोक्सिन को। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि अपन ने अभी एक ये लाइन पढ़ी है कि इसको टेम्प ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो टेम्पो ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं इसको, इसका भी मैं आपको अभी समझा देता हूं। टेम्पो मतलब होता है कि गति, एक गति होती है, एक पेस होती है, उसको बोलते हैं अपन टेम्पो। अब ये ग्रंथि जो है अपने जो मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो जीवन है, उसकी गति को, उसकी पेस को बनाए रखती है। वो कैसे बनाए रखती है कि ये जो ग्रंथि है अपनी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, आधार उपापचयी दर जो होती है उसको नियंत्रित करती है। उस दर को नियंत्रित करने में इस ग्रंथि का बहुत बड़ा योगदान है। अब अपन देखते हैं कि बीएमआर क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। आपके मन में सवाल आएगा कि बीएमआर क्या होती है, ये क्या चीज है? तो बीएमआर होती है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, आधार उपापचयी दर। अब ये एक ऐसी अवस्था है शरीर की कि जब शरीर जो है अपना बॉडी जो है, जब अपन रेस्ट की फेज में होते हैं, विश्राम की अवस्था में होते हैं, सो रहे होते हैं, तो भी मित्रों अपने जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, अपने शरीर के कई कार्य जो हैं, वो कार्य निरंतर चलते रहते हैं, रनिंग में रहते हैं। ऐसा नहीं कि अपन सो गए तो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, अपन श्वास नहीं ले रहे, अपन जो है अपना मस्तिष्क है वो भी सो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। अपना शरीर जो है वो विश्राम की अवस्था में भी अपने कई सारे कार्यों को जो है वो करता रहता है। अब उन कार्यों का उदाहरण अपन देखते हैं कि जैसे आपका श्वास लेना हो गया, ब्रीदिंग हो गया, आपका हार्ट रेट हो गया, आपका हृदय काम कर रहा है वो हो गया, और आपका जो है कोशिका जो बनना, कोशिकाओं के कार्य ये हो गए आपके, तो आपकी वृद्धि हो गई। ये इस तरह के कार्य जो है शरीर आपकी विश्राम की अवस्था में भी क्या है, लगातार करता रहता है। तो इन कार्यों को करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इन सभी कार्यों को करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी क्या कहलाती है? बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। तो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट क्या होती है कि विश्राम की अवस्था में शरीर को कार्य करने के लिए, शरीर के अंगों को कार्य करने के लिए जिस एनर्जी की, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा क्या होती है? बीएमआर। अब आ गया आपको समझ में? तो बीएमआर जो है वो अपने शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, अपने शरीर के गति करने के लिए, अपने शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, अपने शरीर के जो नियमित कार्य हैं उनके करने के लिए अपन को क्या, बीएमआर की बहुत आवश्यकता होती है, एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उस एनर्जी को कौन रेगुलेट कर रहा है? थायराइड ग्रंथि। बीएमआर को कौन रेगुलेट कर रहा है? थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों ये ग्रंथि, मित्रों, विद्यार्थियों, ये जो ग्रंथि है अपने शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। इस ग्रंथि की अगर सक्रियता कम हो गई या सक्रियता अगर ज्यादा हो गई तो शरीर के ऊपर कई सारे विपरीत प्रभाव पड़ते हैं।
तो अपन ने ये समझ लिया कि इसको टेम्पो ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये शरीर की जो बीएमआर होती है, आधार उपापचयी दर, उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो उससे आधार उपापचयी दर के जो भी कार्य हैं वो सब कार्य क्या होते हैं, थायराइड ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं। अब इस ग्रंथि द्वारा दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। एक हार्मोन है कैल्सिटोनिन, नाम से स्पष्ट है कि यह कैल्शियम से संबंधित है। कैल्सी मतलब कैल्शियम, उससे संबंधित है। और दूसरा हार्मोन है थायरोक्सिन, जिसको T4 हार्मोन भी कहते हैं, टेट्राएडोथायरोनिन हार्मोन ये भी कहा जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन है। इन दोनों के बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। कैल्सिटोनिन यह हार्मोन जो होता है वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। क्या करता है, ये अपना ब्लड हो गया, ये हो गया अपना ब्लड। तो ब्लड में जो कैल्शियम सर्कुलेट हो रहा है, इस कैल्शियम को ये क्या करता है, जो बॉडी के जो ऑर्गन हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी के जिनमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिन पार्ट्स में, उन पार्ट्स की तरफ ये क्या करता है, रक्त से कैल्शियम को क्या करता है, बॉडी पार्ट्स की तरफ ले जाता है। तो इस हार्मोन का क्या कार्य है कि ब्लड में जो कैल्शियम सर्कुलेट हो रहा है, जो कैल्शियम है उसको कम करना, उसकी मात्रा को कम करना इसका कार्य होता है। रेगुलेट करना, एक तरह से कैल्शियम का ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए अपने शरीर में तीन चीजें जो है वो आवश्यक है। एक आवश्यक है अपना कैल्सिटोनिन, एक आवश्यक है अपना विटामिन डी, और एक आवश्यक है अपना पेराथा हार्मोन। तीन जो है अपने ये जो हार्मोन है, तीन प्रकार के, एक विटामिन डी है और दो अपने ये हार्मोन है। ये हार्मोन जो अपने शरीर में क्या करते हैं, कैल्शियम की जो मात्रा होती है, कैल्शियम का जो अवशोषण होता है, कैल्शियम का जो रेगुलेशन होता है, कैल्शियम की जो आवश्यकता होती है, भोजन से कैल्शियम को अवशोषण करना, अंगों तक पहुंचाना, उन तीनों कार्यों का मतलब शरीर का जो कैल्शियम का जो बैलेंस है शरीर में, उनके लिए कौन जिम्मेदार है, कैल्सिटोनिन हार्मोन, विटामिन डी और अपना अपना पेराथा हार्मोन। ये तीन हार्मोन जो हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होता है। वे तीनों हार्मोन किस लिए जिम्मेदार हैं, अपनी बॉडी में कैल्शियम के संतुलन को बनाए रखने के लिए, रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कैल्सिटोनिन। यह हार्मोन जो होता है शरीर में से कैल्शियम की मात्रा को, रक्त में से कैल्शियम की मात्रा जो है उसको कम करता है, तथा अतिरिक्त तो जो कैल्शियम होता है ब्लड के अंदर उसको क्या होता है, अंगों तक पहुंचाता है। यानी विटामिन डी जो होता है उसके बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। और विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम जो होता है उसकी मात्रा को ब्लड में बनाए रखता है, ज्यादा रखता है, ये कार्य करता है विटामिन डी। तो कैल्सिटोनिन अपन ने देख लिया, कैल्शियम के जो रेगुलेशन शरीर में नियंत्रण के लिए, कैल्शियम के लिए आवश्यक होता है। अब थायरोक्सिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है अपने शरीर के लिए। थायरोक्सिन जो अपन ने अभी देखा था कि थायराइड जो बीमारी होती है, जो अपन आम बोलचाल की भाषा में या अपने घरों में जो डॉक्टर है या अपन को बताते हैं कि आपको थायराइड हो गया है, तो वो थायराइड बीमारी जो है वो किससे संबंधित है, थायरोक्सिन हार्मोन से। थायरोक्सिन हार्मोन के कम या ज्यादा होने से ही अपन को क्या होती है, थायराइड बीमारी होती है। थायराइड जो कि एक ग्रंथि का नाम है, तो थायरोक्सिन हार्मोन मेन जो होता है, अपन जो बोला जाता है अपन को कि आपको थायराइड हो गया है, तो वो थायराइड नहीं हो गया, अपना जो थायरोक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित होता है, उस हार्मोन में कमी या ज्यादा के कारण क्या होती है, वो बीमारी हो जाती है। उसके जो लक्षण हैं उसको अपन अभी आगे देखेंगे, कौन कौन सी बीमारियां उसके कारण होती है उसको अपन आगे देखेंगे। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला टीएसएच हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है उससे क्या होता है, टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन, वो स्रावित होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि को क्या करता है, सक्रिय कर देता है। जिससे होती है थायराइड ग्रंथि जो होती है वो थायरोनिन हार्मोन का निर्माण करती है, जो कि आयोडीन जो होती है अपने शरीर में, आयोडीन के साथ मिलकर, जो कि अपन को भोजन से प्राप्त होती है, आयोडीन के साथ मिलकर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किस तरह होता है कि
पीयूष ग्रंथि से टीएसएच हार्मोन निकलेगा जो कि थायराइड ग्रंथि को उत्प्रेरित करेगा, एक्साइट करेगा, उसको उत्तेजित करेगा कि आप जो है वो थायरोनिन हार्मोन का निर्माण करिए। और फिर ये जो थायरोनिन हार्मोन है, ये जो आयोडीन है, आयोडीन के साथ मिलकर क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए क्या जिम्मेदार है, एक तो आयोडीन और एक क्या जिम्मेदार है, थायरोनिन। ये दो चीजें मिलकर क्या बनाती है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो अपन कई बार एक थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो 65% आयोडीन होती है। अब आप यहां से अंदाजा लगा लिए कि अब आयोडीन जो है वो अपने शरीर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है। आयोडीन लेना, आयोडीन खाना, आयोडीन के से रिच फूड खाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अमूमन जो थायराइड ग्रंथि के वजह से जो बीमारियां होती है वो थायराइड आयोडीन जो है उसका भोजन में कम या ज्यादा लेने उसके कारण ही होती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कब होगा, जब पीयूष ग्रंथि जो है टीएसएच हार्मोन का स्त्राव करेगी। वो क्या करेगा, थायराइड ग्रंथि को एक्साइट कर देगा, उत्तेजित कर देगा। फिर थायरोनिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्रंथि में ही बनता है, तो थायरोनिन हार्मोन भोजन से जो अपन को आयोडीन मिलती है, भोजन में आयोडीन होगी, ब्लड के द्वारा उसको अवशोषित किया जाएगा, वहां से अंगों तक पहुंचाया जाएगा। तो आयोडीन को लेके और थायरोनिन हार्मोन दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करेंगे, जो कि अपने जीवन के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। थायरोक्सिन याद कर लें, इसको रख लें आप। थायरोक्सिन जो है इसको टेट्राआयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। यह हार्मोन एक अमीनो एसिड है। इस हार्मोन में 65% जो होती है वो क्या होती है, आयोडीन होती है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन बहुत आवश्यक होती है। अब अपन उदाहरण देख लेते हैं कि आयोडीन से रिच फूड, आयोडीन जिनमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो कौन कौन से होते हैं। उनमें आपके फिश हो गई, सी फूड हो गए, समुद्री भोजन जो होते हैं, जैसे घेंगा हो गया आपके, और भी चीजें होती है। डेयरी उत्पाद हो गए, डेयरी में आपके दूध आ गया, पनीर आ गया, मक्खन आ गया, दही आ गया, ये चीजें हो गई। अंडे हो गए, आयोडाइज नमक तथा आयोडीन से जो फोर्टिफाइड भोजन है, आयोडीन से रिच फोर्टिफाइड वो आते हैं। अब फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि ऐसे भोजन, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें अपन वैज्ञानिक रूप से आयोडीन को जो है इंसर्ट करते हैं, उसमें मिलाते हैं, उन भोजन को अपन फोर्टिफाइड करते हैं, जो कि बिल्कुल खाने के लिए रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व होते हैं। जैसे अभी नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, आजकल नमक आयोडीन फोर्टिफाइड आता है। तो फोर्टिफाइड का मतलब हो गया कि किसी भी अवयव को, किसी भी पोषक तत्व को जो है वो वैज्ञानिक रूप से उसमें इंसर्ट करना, उसके अंदर मिलाना भोज्य पदार्थ के अंदर, तथा वह भोज्य पदार्थ बिल्कुल खाने के लिए अपने पास रेडी टू सर्व हो, खाने के लिए तैयार हो बिल्कुल। तो ऐसे भोजन पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, फोर्टिफाइड्स कहते हैं। अभी कई सारे आपने देखे होंगे बाजार में जो है पीने के प्रोटीन्स पाउडर मिलते हैं, तो उनमें कई सारे विटामिन ए, बी, सी, B12 हो गया, बहुत सारे जो है प्रोटीन हो गई, ये सब चीजें क्या होती है, फोर्टिफाइड की जाती है, मिलाई जाती है, ताकि वो अब उसके जो गुण हैं वो बहुत ही अच्छे हों, बहुत अच्छी क्वालिटी में हो, शरीर को अच्छा पोषक दे, तो इसलिए उसमें फोर्टिफाइड किया जाता है। तो अगर आप आयोडीन से भरपूर भोजन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको ये जो है अपने खाने में शामिल करने पड़ेंगे, जैसे सी फूड हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, आपके मछलियां हो गई, अंडे हो गए, आयोडाइज नमक हो गया, फोर्टिफाइड फूड्स हो गए आयोडीन के, ये सभी आयोडीन से भरपूर पदार्थ हैं। और आयोडीन किसके लिए आवश्यक है, थायरोक्सिन के निर्माण के लिए। रिच आयोडीन बहुत अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होती है, आवश्यक मात्रा में है अपने किसके लिए, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है आयोडीन। अब थायरोक्सिन हार्मोन के क्या क्या कार्य होते हैं, अपने मनुष्य की सभी जो उपापचय क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण करता है, इसलिए इसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर भी कहा जाता है। और बाल्यावस्था में जो है ये मस्तिष्क के शारीरिक विकास के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है,
तथा हार्ट रेट जो होती है अपनी उसको बढ़ाता है, शरीर के टेम्परेचर को जो होता है तापमान को उसको भी नियंत्रित करता है। उपापचय दर का अपन ने अभी पढ़ा ही है कि उपापचय दर किसे कहते हैं। जैसे आपकी जो है रेस्ट की अवस्था में जो शरीर कार्य करता है, जैसे श्वास लेना है, हार्ट का हर जगह धड़कना है, आपकी बहुत सारी चीजें होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं उपापचय दर, BMR। तो BMR को नियंत्रित करने के लिए BMR अच्छी है, अपने रहे शरीर की अच्छी तरह से कार्य करे, उसका रेशियो अच्छा हो, तो उसके लिए अपन को क्या आवश्यक है, थायरोक्सिन हार्मोन का जो है बैलेंस मात्रा में, उचित मात्रा में, आवश्यक मात्रा में होना क्या होता है, आवश्यक होता है ये थायरोक्सिन हार्मोन का। अब अपन देखते हैं कि थायरोक्सिन जो अपन ने देखा है, थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले हार्मोन है, अगर उनकी कमी हो जाए, कम मात्रा में वो स्रावित हो या अधिक मात्रा में अगर वो स्रावित होते हैं, तो उसके कारण अब शरीर में क्या रोग होते हैं, क्या उसके लक्षण होंगे, क्या उनसे बीमारियां होगी, शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, उन सबको अपन क्या होते देखते हैं एक बार। थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि, उसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उनकी कमी से या अधिकता से। तो पहला अपन देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम, और हाइपर का मतलब होता है अधिक। दो टर्म्स को अपन समझ लेते हैं कि हाइपो यानी कम, और हाइपर का मतलब होता है अधिक मात्रा में। किसी भी चीज को जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी चीज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाइपर का मतलब होता है अत्यधिक, उत्तेजित होना अत्यधिक मात्रा में, और हाइपो का मतलब होता है कम, कम मात्रा में। किसी भी चीज का कम मात्रा में होना हाइपो, और किसी भी चीज का अधिक मात्रा में होना क्या कहलाता है, हाइपर। तो अगर थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, अगर वो कम मात्रा में स्रावित होंगे, तो अपन को कौन कौन सी बीमारियां हो जाएगी, क्रिटिनिज्म बच्चों में होती है, बाल्यावस्था में ये बीमारी होती है क्रिटिनिज्म। अभी विस्तार पूर्वक इसका आगे अपन अध्ययन करेंगे। मिक्सोडीमा, हाशीमिटो रोग और सामान्य घेंगा। अगर शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड ग्रंथि जो स्रावित होने वाले हार्मोन है, अगर वो कम मात्रा में स्रावित हो रहे हैं, कम मात्रा में रिलीज हो रहे हैं थायराइड ग्रंथि द्वारा, तो उनके द्वारा ये निम्न प्रकार के रोग होते हैं। क्रिटिनिज्म, जड़वामनता जिसको बोलते हैं, मिक्सोडीमा, हाशीमिटो रोग और सामान्य घेंगा। अगर थायराइड ग्रंथि अत्यधिक सक्रिय है, अधिक मात्रा में सक्रिय हो रही है और अत्यधिक मात्रा में जो है अपने हार्मोन रिलीज कर रही है, हाइपर हो गई है, हाइपर थायराइडिज्म, तो हाइपर हो गई तो वो क्या, उसके कारण जो कौन कौन से रोग होते हैं, एक्सोथेल्मिक गोइटर, ग्रेव्स रोग हो जाएगा, प्लूमर रोग हो जाएंगे। ये तीन प्रकार की बीमारियां होती है। अगर थायराइड ग्रंथि है अत्यधिक मात्रा में सक्रिय होकर अगर अधिक मात्रा में हार्मोन रिलीज करती है, तो उसके कारण जो है मनुष्य को तीन रोग प्रकार के रोग होंगे, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ग्रेव्स रोग और हो गया अपना प्लूमर डिजीज। अब आइए आगे अपन इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं कि इन बीमारियों के क्या क्या लक्षण हैं, मनुष्य में क्या प्रभाव होते हैं। अब अपन एक डायग्राम के थ्रू, अपन एक चार्ट के थ्रू अपन इन चीजों को समझते हैं कि अगर मनुष्य को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपो मतलब थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो कम मात्रा में रिलीज हो रहे हैं, यानी थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या है, कम सक्रिय हो गई है, कम एक्टिव हो गई है, अपने हार्मोन को कम निकाल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो उसके कारण क्या लक्षण होंगे, एक जनरल अपन देख लेते कि मनुष्य में उसके क्या लक्षण होंगे। बाल पतले हो जाएंगे, पतले होंगे तो स्वाभाविक रूप से है कि वो टूट के नीचे गिरेंगे, तो बाल क्या होंगे, पतले हो गए, बाल झड़ने लग जाएंगे, चेहरा फूल जाएगा, पफी फेस, फूला हुआ चेहरा वो हो जाएगा, भौंके बाल, आईब्रोज, आईब्रोज जो है वो हो जाएगी अपनी, झड़ने लग जाएगी, शरीर के सारे जो बाल हैं वो झड़ेंगे तो आईब्रोज भी अपने झड़ने लग जाएगी। थायराइड ग्रंथि का जो आकार है, शेप, वो बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज। थायराइड ग्रंथि क्या होगी, आकार में बढ़ जाएगी। अब इसको अपन आगे देखेंगे, अभी गोइटर जो पढ़ेंगे जब, कि कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है। हृदय की धड़कन है, सामान्यतः क्या है कि अगर कम हो रहा है
तो ये हाई थायराइड ग्रंथि क्या करती है, जो हृदय की जो अपनी धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। थायरोक्सिन हार्मोन यही कार्य करता है। तो अगर कम मात्रा में सीक्रेट हो जाता है, स्वाभाविक रूप से एक ही हृदय की जो धड़कन है वो अपनी पल्स रेट जो है वो अपनी कम होनी है, तो हार्ट रेट जो है वो अपनी क्या होगी, कम हो जाएगी। हृदय जो है वो अपनी सामान्य मात्रा से कम धड़कने लग जाएगा। आपकी जो भूख है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बांझपन हो जाएगा, उसको जनन क्षमताएं जो है बिल्कुल क्षीण हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। उस व्यक्ति जो व्यक्ति अगर हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित है तो उसकी जनन क्षमताएं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो हो जाएगा, हाथों में जो ये है अपनी डिस्टर्ब हो जाएगी, अपनी कार्पल्स जो होती है हथेलियां की जो है उपास्थियां जो है अस्थियां हैं वो अपनी डिस्टर्ब हो जाएगी। हाथ पैर और आंखों अपने कई सारे जो बॉडी पार्ट्स है उनमें सूजन आ जाएगी, रूखी हो जाएगी त्वचा, खुरदरी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाएगा, कब्जी रहने लग जाएगी, क्योंकि भूख जो डिस्टर्ब हो गई, भूख डिस्टर्ब हो गई तो आप स्वाभाविक रूप से आपको कब्जी होना लाजमी है, हो जाएगी। तथा क्योंकि बीएमआर जो है आपकी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो कार्य करने के लिए अपनी उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाएंगे, उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगी, बीएमआर जो होगी अपनी कम हो जाएगी। शरीर जो रेस्ट की अवस्था में जो कार्य करता है उन कार्यों में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। कमी आ जाएगी तो बीएमआर क्या होना, कम होना ही है। कम हो गई तो आपकी जो कब्जी है, भोजन पचेगा नहीं, चेहरा फूला हुआ हो जाएगा, त्वचा जो है स्किन वो खुरदरी हो जाएगी, अपन छू के देखेंगे तो रफ फेज लगेगी, बिल्कुल सूखी हो जाएगी, उनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होगा। तो इनमें क्या वजन भी बढ़ जाता है अपना, याददाश्त भी कमजोर होता है, क्योंकि जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें शरीर के साथ साथ आपकी जो मानसिक जो चीजें हैं, मेंटल हेल्थ जो है, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी जो मेंटल हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अपने मेंटल मानसिक जो कार्य हैं उन कार्यों में भी क्या होगी, कमी आ जाएगी, याददाश्त कम हो जाएगी, आप सर्दी को इनसेंसिटिव हो जाएंगे, सर्दी के प्रति असंवेदनशील हो जाएंगे, अधिक सर्दी और कम सर्दी के प्रति थकान होगी, आपको फटीग होगी, और पर्याप्त मात्रा में जो है थायराइड ग्रंथि क्या होगी, हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाएगी। तो ये अपन ने हाइपोथायराइडिज्म देखा कि जब थायराइड ग्रंथि जो है अपने हार्मोनों को कम स्रावित करने लग जाएगी, यानी खुद कम कार्य करने लग जाएगी, तो क्या होगा मनुष्य में, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। अब अगर थायराइड ग्रंथि अधिक मात्रा में हार्मोनों का उत्पादन करती है, अति सक्रिय हो जाती है, सामान्य मात्रा से हार्मोनों को जो है वो अधिक मात्रा में बनाने लग गई है। अब क्यों बनाने लग गई, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में ट्यूमर हो गया, अधिकतर या कारण जो मोस्टली जो कारण होता है वो थायराइड ग्रंथि में कैंसर होना या गांठ होना, ट्यूमर होना, उसके कारण ही क्या होती है, हाइपरथायराइडिज्म नामक जो ये अवस्था जो है थायराइड ग्रंथि की वो उत्पन्न होती है। हाइपर अधिक मात्रा में, अत्यधिक, अगर थायराइड ग्रंथि अधिक मात्रा में हार्मोन का उत्पादन करने लग जाए तो उसके मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेंगे वो अपन देखते हैं कि नर्वसनेस हो जाएगी, नर्वस हो जाएगा, उदास हो जाएगा मनुष्य, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन अवसाद में चला जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, उदासा थका सा बैठा रहेगा, कार्य करने की इच्छा नहीं होगी किसी प्रकार की, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, वजन है वो आपका कम हो जाएगा। हाइपो में आपका वजन बढ़ता है और इधर क्या होगा, आपका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो बीएमआर है वो अत्यधिक हार्मोन स्रावित होंगे तो बढ़ेगी। इसके कारण जो होती शरीर का जो है एनर्जी लेवल है वो अत्यधिक हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी वेट लॉस हो जाएगा आपको, और आपको भूख लगेगा, भूख लगेगी आपको, और आपका क्या होगा, दस्त लग जाएगी आपको, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र है वो खराब हो जाएगा। फ्रेजाइल फिंगर नेल्स, आपकी जो उंगलियों के इनके जो नाखून है, नेल्स हैं, वो नेल्स क्या होंगे, क्रैक हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे टूट के गिरने वाले हैं, तो उनको बोलते हैं फ्रेजाइल फिंगर नेल्स। आपके जो है वो स्किन जो है वो गर्म रहेगी, आपको टेम्परेचर ज्यादा महसूस होगा, मॉइस्ट स्किन रहेगी आपकी गीली, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। आपके बाल इसमें भी टूटते हैं, कम होता है जब भी बाल टूटते हैं, अत्यधिक होता है जब भी बाल टूटते हैं। सेम कैरेक्टर है, सेम लक्षण है ये शरीर का, कि अगर हाइपर हो गया तो भी बाल टूटेंगे, हाइपो हो गया तो भी आपके बाल झड़ेंगे। थायराइड ग्रंथि इसमें भी बड़ी होती है, एनलार्ज हो जाती है,
आपकी हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, इरिथमिया हो जाता है, आपका बीपी है वो बढ़ जाता है, आपके मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं, मसल जो है वो कमजोर हो जाती है, मसल क्या होती है, कमजोर हो जाती है, बार बार ऐंठन होने लग जाती है, क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, बाएं टेक बोलते हैं जिसको अपन, वो आने लग जाते हैं। थोड़ी देर के लिए क्या होता है, अपनी जो पैर है या उंगली है वो अटक गई, मुड़ गई, फिर थोड़ी देर बाद जाके वो सीधी होती है, तो उसको बोलते हैं अपन क्रैम्प्स, क्रैम्प आना, एकदम से जो चलते चलते आपका पैर रुक गया, हाथ रुक गया, तो वो क्रैम्प्स हो जाते हैं। मसल्स क्या होती है, कमजोर आएगी, कमजोर हो जाती है, कमजोर होने के कारण क्या होता है, उसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो अच्छी तरह से अपन ने समझ लिया, अपन समझ गए कि हाइपोथायरॉयडिज्म जब होता है तो मनुष्य के शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, उसका अपन ने एक मोटा मोटा आइडिया लिया है। और अत्यधिक मात्रा में अगर हार्मोन स्रावित होते हैं तो तब मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी अपन ने एक एक मोटा मोटा अध्ययन कर लिया है। ये आप इस तरह से डायग्राम के थ्रू एक अच्छी तरह से आप चीजों को याद कर सकते हैं। आप अगर इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको क्या चीजें आसानी से याद हो जाएगी। अब हाइपोथायरॉयडिज्म कम होने से जो रोग होते हैं वो निम्न प्रकार है। अपन ने देखा कि अगर कम हो गया तो सबसे पहला डिजीज कौन सा है, जड़ वामनता, क्रिटिनिज्म। ये जो रोग होता है ये क्या होता है, बाल्यावस्था में होता है। जब बच्चा जो है गर्भावस्था में होता है तब क्या होता है कि उसको पर्याप्त मात्रा में, जो मदर होती है अगर वो पर्याप्त मात्रा में आयोडीन युक्त भोजन का जो है वो अगर ग्रहण नहीं करती, उसके भोजन में अगर आयोडीन की कमी रह गई तो गर्भावस्था से ही उस बच्चे का क्या मानसिक और शारीरिक विकास जो है वो नहीं होगा। आयोडीन के कारण क्या होगा, थायराइड ग्रंथि के कारण क्या होगा, अगर वो उसका मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ है, वो जो उसकी विकास है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों में क्या होगा, वो बच्चे बोने रह जाएंगे, कुरूप हो जाएंगे, पेट बाहर निकल जाएगा, जीभ बाहर निकल जाएगी, मुंह बड़ा सा हो जाएगा, बोने रहेंगे, मतलब कुरूप हो जाएंगे, देखने में आपको विचित्र से लगेंगे। उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जननांग जो होते हैं वो बिल्कुल अविकसित होते हैं, अल्प विकसित हो जाते हैं, मतलब नगण्य होते हैं बिल्कुल। उनकी जनन क्षमताएं जो हैं वो क्षीण हो जाती है, त्वचा जो है उनकी वो रुकी हुई जाती है। बच्चे का मानसिक रूप से क्या होते हैं, अल्प विकसन, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। मानसिक विमंदता, शारीरिक विमंदता के साथ साथ क्या होगी, मानसिक विमंदता भी हो जाएगी उस बच्चे को। मेंटल रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं कि वो बच्चा जो है मानसिक रूप से क्या होगा, अल्प विकसित होगा, अपने मेंटल जो है हेल्थ होगी उसकी कमजोर हो जाएगी, मानसिक रूप से वो क्या सक्रिय नहीं रहेगा, प्रॉपर अच्छे तरीके से जो उसका मस्तिष्क है वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो क्रिटिनिज्म, जड़ वामनता जो होती है ये बच्चों में होता है। और क्यों होता है, थायराइड ग्रंथि की कम सक्रियता के कारण, उसके हार्मोनों की कम सिक्रेशन के कारण ये रोग होता है। मेनली थायरोक्सिन हार्मोन जो है, अगर उस वो जो बाल्यावस्था में जब वो बच्चा गर्भावस्था में होता है, अगर उस टाइम पे अगर थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव जो है वो अगर कम हो तो उसकी कमी से क्या होता है, ये जन्मजात रोग होता है एक प्रकार से। ये बच्चे में जन्म से ही पैदा होते ही ये रोग होता है। तो इस रूप में क्या होंगे, बच्चे बोने रह जाएंगे, वृद्धि नहीं होगी, हाइट नहीं बढ़ेगी, पेट बाहर निकल जाएगा, कुरूप हो जाएंगे, जीभ मोटी रह जाएगी, बाहर निकली हुई रह जाएगी, जननांग जो होते हैं उनको वो बिल्कुल विकसित नहीं होंगे, अपना संतति जो है, अपना जीवन जो है वो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तथा मानसिक रूप से क्या होते हैं, ये अल्प विकसित होते हैं ये बच्चे, मेंटल रिटार्डेड होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण जो दूसरा रोग होता है वो है अपना मिक्सोडेमा। अगर थायराइड ग्रंथि कम सक्रिय हो रही है, कम हार्मोन स्रावित कर रही है, तो उसके कारण जो रोग होता है दूसरा, ये रोग है मिक्सोडीमा। अब ये रोग क्या होता है, एडल्ट में होता है, वयस्कों में ये रोग होता है, वयस्कों में। इसमें क्या होगा, मनुष्य के बाल जो हैं वो गिरने लग जाएंगे, त्वचा में क्या होता है, श्लेष्म म्यूकस जमा हो जाएगा, तो त्वचा क्या होगी, गद्देदार हो जाएगी, फूली फूली वो ऐसी दिखाई देगी। बीएमआर जो है वो हो जाएगी मनुष्य की, कम हो जाएगी। व्यक्ति का शरीर क्या हो जाता है, मोटा हो जाएगा, क्योंकि स्किन में क्या हो गया, श्लेष्मा म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा,
दबाएंगे तो आप स्पंज जैसे दबता है वैसे स्किन जो है उस रोगी की क्या होगी, दबेगी। मनुष्य जो है अगर जिसमें मिक्सोडीमा हो गया है तो वो ये जो वाला जो रोगी है ये भी जननांग मतलब जो जिनाइटल जो उसकी क्षमता है जननांग वाली वो क्षमताएं बिल्कुल कम हो जाएगी। मानसिक रूप से ये भी पूरे विकसित नहीं होते हैं। जिस व्यक्ति में जिस वयस्क में अगर विक्सोडीमा हो गया तो वो प्रजनन जो है उसके लिए भी वो एलिजिबल नहीं होगा उसके लिए, और मानसिक रूप से जो है वो विमंदित हो जाएगा, मानसिक रूप से रिटार्डेड हो जाएगा। तो बच्चों में अगर कम है तो क्रिटिनिज्म हो जाएगा, जड़वामनता हो जाएगी, तो उसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होता है। अगर वयस्कों में हो रहा है, एडल्ट में हो रहा है, तो वहां भी मेंटल रिटार्डेशन यानी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ क्या होगा, उसका मेंटल हेल्थ भी कमजोर रहेगी। जो शारीरिक कार्य हैं वो तो कम होंगे, मानसिक रूप से जो होने वाले कार्य है वो भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो उनमें बहुत सारी चीजें होगी, जैसे आपका रिप्रोडक्शन हो गया, आपकी ग्रोथ हो गई, बहुत सारी चीजें जो है वो कम हो जाएगी। थर्ड रोग, तीसरा जो डिजीज है, तीसरी बीमारी जो है वो होती है हाशमीटो या हाशीमीटो। अपन ने पढ़ा भी होगा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं उन जो कक्षाओं में भी ये रोग आता है, उस टाइम पढ़ाई करते थे अपन। तो हाशीमीटो रोग, ये हाशीमीटो रोग भी क्या होता है, थायराइड ग्रंथि जो होती है जब क्या होती है अल्प सक्रिय हो जाती है, मतलब जब कम हार्मोनों का निर्माण करती है, उसके द्वारा जो स्रावित होने वाले हार्मोन है उनकी मात्रा जब कम हो जाती है तो वो क्या होता है, उसके कारण जो एक रोग होता है वो रोग होता है हाशीमीटो रोग। ये रोग जो होता है शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की अत्यधिक कमी के कारण होता है, उसके कारण ये रोग होता है। तो इस रोग में क्या होता है कि इस रोग के उपचार के लिए जो अपन दवाइयां देते हैं, डॉक्टर्स जो दवाइयां लिखते हैं हाशीमीटो रोग के उपचार के लिए, तो वो दवाइयां भी क्या होती है, थायराइड ग्रंथि के लिए घातक बन जाती है। सेल्फ मतलब उसको स्वयं के लिए अब क्या हो जाती है, घातक बन जाती है। मतलब कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो जो उपचार जो किया जा रहा है वो थायराइड ग्रंथि के लिए स्वयं के लिए भी क्या हो गया, घातक हो गया, एक जहर का कार्य करता है, विष का कार्य करता है, उस पॉइजन का। उसके लिए जो उपचार डॉक्टर ने लिखा है कि आपको हाशीमीटो डिजीज हो गई, उसका जो उपचार है वो लिखा है, तो वो उपचार भी क्या कभी कभी क्या होता है, थायराइड ग्रंथि के लिए हानिकारक हो जाता है, विष की तरह कार्य करना लग जाता है। तो वो क्या करते हैं, कभी कभी थायराइड ग्रंथि को ही खत्म कर देते हैं, उसको ही पूरी नष्ट कर देते हैं। ये होता है हाशीमीटो रोग में। तो हाशीमीटो रोग क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की अत्यधिक कमी हो जाएगी जब शरीर में, तब ये होता है। तथा इस रोग के उपचार में दी जाने वाली दवाइयां एवं स्वयं हार्मोन वो भी थायराइड ग्रंथि के क्या होते हैं, विपरीत कार्य करने लग जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो थायराइड ग्रंथि को पूरी नष्ट कर देते हैं। तो ये होता है हाशीमीटो रोग। तो हाइपोथायरॉयडिज्म कम सक्रिय होगी अगर थायराइड ग्रंथि, तो उसके कारण 3 प्रकार के ये रोग होंगे। जड़वामनता क्रिटिनिज्म बच्चों में होता है, मिक्सोडीमा जो होता है वो वयस्कों में होता है, एडल्ट में होता है, तथा हाशीमीटो रोग जो है उसमें कभी कभी थायराइड ग्रंथि जो है वो स्वयं भी नष्ट हो जाती है उसका उपचार करते करते। अब एक अन्य जो रोग है अपना वो है सामान्य घेंगा और गलगंड या गोइटर। ये नाम सभी ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, सभी लगभग विद्यार्थी जो हैं इस बारे में जानते भी होंगे, तथा जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो तो श्योर है कि इस रोग के बारे में जानते होंगे। विद्यार्थियों कि जब अपने परिवारों में अपन ने देखा होगा कि अपने जो भी दादी नानी मामी जो भी अपने हैं, महिलाएं भी हैं पुरुष भी है, तो उनको जब थायराइड का जो रोग हो जाता है, थायराइड रोग हो गया, तो वो रोग क्या होता है, ये होता है सामान्य घेंगा, गलगंड और गोइटर, ये रोग होता है। तो थायराइड न कि एक डिजीज है, वो थायराइड ग्रंथि से होने वाला रोग है, परंतु आम बोलचाल की भाषा में ताकि आसानी से अपन उसको समझ पाए तो इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, थायराइड बोल देते हैं। साहब आपको थायराइड हो गया है, परंतु वो थायराइड ग्रंथि की कम सक्रियता के कारण जो रोग होता है वो होता है सामान्य घेंगा, गलगंड या गोइटर। आपने देखा होगा कि महिलाएं या पुरुष के जो ये जो है, क्योंकि यहां पर अपने गले में ट्रेकिया के दोनों ओर क्या होती है, थायराइड ग्रंथि स्थित होती है, तो यहाँ पे उनके बिल्कुल गांठ जैसा ऐसा फूला रहता है यहां से, तो उनको क्या कौन सी बीमारी होती है, वो होती है गोइटर, गलगंड। ये भी क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसकी कम सक्रियता के कारण होता है। अब विद्यार्थियों थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो अपन ने पढ़ा कि उसमें 65% वो क्या है, आयोडीन है। थायरोक्सिन हार्मोन को जो आप है क्या बोल सकते हैं कि साहब वो आयोडीन है,
इसलिए उसको क्या बोलते हैं, T4। T4 मतलब टेट्रा आयोडो, टेट्रा आयोडो। आयोडो मतलब क्या होगा, आयोडीन। तो आप इस चीज से आसानी से अपन समझ सकते हैं कि जब भी टेट्रा आयोडो थायरोनिन बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या हो गई, आयोडीन। मतलब 65% ये जो हार्मोन होता है वो आयोडीन से बना होता है। तो जब भी शरीर में क्या होगा, आयोडीन की अपने कमी हो जाएगी। तो आयोडीन किसके निर्माण के लिए आवश्यक है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए। तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कब होगा, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होगा जब आयोडीन उससे मिलेगी थायरोनिन से। थायरोनिन हार्मोन से जब आयोडीन मिलेगी तो थायरोक्सिन हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किससे होता है कि पीयूष ग्रंथि जो होती है उसकी पश्च अग्रपाली जो होती है वो क्या होती है, टीएसएच को स्रावित करती है। टीएसएच क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को एक्साइट करता है, उसको उत्तेजित करता है। तो थायराइड ग्रंथि क्या होती है, थायरोनिन हार्मोन का निर्माण करती है। और थायरोनिन हार्मोन क्या करता है, भोजन से जो अपन को आयोडीन मिलती है उस आयोडीन के साथ मिलकर क्या होता है, थायरोक्सिन का निर्माण करता है। तो इस रोग में क्या हुआ कि अपने शरीर में क्या हो गया, आयोडीन की कमी हो गई। अब आयोडीन की कमी होगी तो पीयूष ग्रंथि के पास ये मैसेज पहुंचा कि साहब फला व्यक्ति में, रोगी में, फला मनुष्य में आयोडीन की कमी हो गई है। तो उस व्यक्ति में पीयूष ग्रंथि क्या होती है, जैसे उसके पास रिसेप्टर पहुंचा, मैसेज पहुंचा कि आयोडीन की कमी हो गई बॉडी में, तो वो क्या करती है, टीएसएच का स्त्राव करती है। पीयूष ग्रंथि को मैसेज मिल गया आज शरीर में आयोडीन की कमी हो गई, तो वो क्या करने लगी, टीएसएच का स्त्राव करने लगी। टीएसएच का स्त्राव से क्या होगा, टीएसएच जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि में आएगा। अब थायराइड ग्रंथि क्या होगी, उसको जब मैसेज मिल गया कि टीएसएच स्त्रावित होने लग गया है तो वो क्या करती, थायरोनिन का उत्पादन कर देगी थायराइड ग्रंथि। तो थायरोनिन हार्मोन और टीएसएच अपने आयोडीन जो है वो दोनों मिलकर क्या निर्माण करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन का। तो पीयूष ग्रंथि को मैसेज मिल गया तो उसने टीएसएच स्त्रावित किया, टीएसएच स्त्रावित हो गया तो थायराइड ग्रंथि एक्साइट होगी, उत्तेजित होगी, तो वो क्या होती, अधिक मात्रा में थायरोनिन हार्मोन का निर्माण करने लग गई। परंतु भोजन में क्या है, आयोडीन है ही नहीं, आयोडीन की कमी हो गई, अपन आयोडीन ले नहीं रहे। तो अब थायरोनिन हार्मोन का निर्माण तो अधिक मात्रा में हो रहा है परंतु आयोडीन नहीं है। अब आयोडीन नहीं है तो क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। अब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, सामान्य घेंगा, गलगंड या गोइटर, ये रोग हो जाएगा। तो इस कारण से क्या होगा कि अधिक मात्रा में जब थायराइड ग्रंथि थायरोनिन हार्मोन का निर्माण करेगी परंतु उसको आयोडीन नहीं मिलेगी तो वो हार्मोन क्या होगा, थायराइड ग्रंथि को बड़ा कर देगा, इनलार्ज्ड कर देगा उसको। इस कारण से जब भी ये रोग होता है, अपन ने देखा होगा कई रोगियों में कि उनके जो गला जो होता है वो फूल जाता है। जब अपन देखते हैं कि थायराइड हो गया है, जब उसको सामान्य घेंगा हो गया, गोइटर हो गया, तो उसको क्या होगा, गला क्या होगा, फूल जाएगा। तो वो क्यों फूल जाता है, वो इसी कारण से फूल जाता है कि थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण करने के लिए जब थायरोनिन हार्मोन का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करने लग जाती है परंतु उसको पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिलती है तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाएगी थायरोनिन हार्मोन के कारण, और वो उसको, उस रोगी को, उस व्यक्ति को क्या, कौन सी बीमारी हो जाएगी, सामान्य घेंगा, गलगंड या गोइटर। तो सामान्य घेंगा जो है वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन की कमी से क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका स्त्रावन कम होगा। तो थायरोक्सिन हार्मोन के कम स्त्रावन के कारण जो रोग होता है वो होता है अपना सामान्य घेंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अधिकतर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सामान्य घेंगा जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे आयोडीन की क्या होती है, थोड़ी सी कमी होती है। इस कारण से उन क्षेत्रों में ये रोग जो है वो ज्यादा पाया जाता है। अब अपन देखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण जो बीमारियां होती हैं वो अपन ने पढ़ी, जिनमें क्रिटिनिज्म अपन ने पढ़ा, मिक्सोडीमा पढ़ा, अपना सामान्य घेंगा या गोइटर अपने जो ये है वो पढ़ लिया। तो ये मुख्य मुख्य बीमारियां जो है अपन ने वो पढ़ी। हाशमिटो डिजीज अपन ने पढ़ी। अब अपन अगर थायराइड ग्रंथि जो है वो अधिक मात्रा में हार्मोनों का स्त्रावन करने लग जाए,
अपनी नॉर्मल वैल्यू से, अपनी सामान्य मात्रा में से अगर अत्यधिक सक्रिय होकर अत्यधिक हार्मोन का स्रावन लगने लग जाएगी, तो उसके कारण जो है वो मनुष्य में कौन कौन सी बीमारियां होगी, उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे। तो उसके कारण क्या होगा विद्यार्थियों, मनुष्य में 3 प्रकार के जो रोग हो जाएंगे वो है, एक है अपना एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, दूसरा है अपना ग्रेव्स डिजीज और तीसरा है अपना प्लूमर डिजीज। अगर थायराइड ग्रंथि अति सक्रिय होगी, अधिक मात्रा में हार्मोन का स्रावन करने लगी, तो ये बीमारियां अपन ने मनुष्य में, उस मनुष्य में जिसमें थायराइड ग्रंथि अति सक्रिय हो गई, अत्यधिक मात्रा में हार्मोन का स्रावन करने लगी, तो उनमें ये प्रकार के रोग हो जाएंगे, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ग्रेव्स रोग और प्लूमर डिजीज। अब एक्सोप्थेल्मिक गोइटर अपन देखते हैं, थेल्मिक मतलब आंख, अगर थायराइड ग्रंथि अधिक मात्रा में स्रावित हो रही है, सक्रिय हो रही है, हार्मोनों का अत्यधिक मात्रा में निर्माण कर रही है, तो उस व्यक्ति में क्या होगा, आंख जो है, आंखों के नीचे, आंखों की जो ये अपनी गोलक है, यहाँ पे क्या होगा, श्लेष्मा जो है वो जमा हो जाएगा, और जब श्लेष्मा जमा हो जाएगा तो मनुष्य की आंखें जो हैं वो बाहर निकली हुई दिखेगी अपन को। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, उस रोग को क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। इसमें रोगी की जो आंखें हैं वो फूलकर जो अपनी केविटी है, आंखों की कोटर है, उससे बाहर निकल जाएगी आंखें, अजीब सा हो जाएगा मनुष्य का फेस, उसमें आ जाएगी। तो उसमें नीचे क्या होता है, श्लेष्मा जमा होता है नेत्र गोलक में, आई बॉल जो होती है अपनी, उसमें श्लेष्मा जमा हो जाएगा, तो उस कारण से उस व्यक्ति की आंखें ऐसा लगेगा जैसे बाहर लटकी हुई है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर बोलते हैं। और ये किस कारण से होता है, थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण, उसके हार्मोनों के अधिक मात्रा में उत्पादन के कारण। ग्रेव्स डिजीज दूसरा अपन देखते हैं, इसमें जो है थायराइड ग्रंथि जो है वो जरूरत से ज्यादा हार्मोन का निर्माण करती है, इस कारण से क्या होती है, वो स्वयं आकार में फूलकर बड़ी हो जाती है, तो इस बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज। और तीसरा रोग है प्लूमर रोग। इस रोग में क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन जो है वो अत्यधिक मात्रा में होता है, तो उसके कारण होते है, क्या होता है, थायराइड ग्रंथि जो अपनी होती है उसमें जगह जगह क्या होती है, गांठें बन जाती है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, प्लूमर रोग। तो आज अपन ने जिस अंतःस्रावी ग्रंथि का अध्ययन किया है वो ग्रंथि रही थायराइड। बहुत ही महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड है ये शरीर के लिए, क्योंकि ये क्या करती है, अपनी जो बीएमआर होती है शरीर की, उस बीएमआर को रेगुलेट करती है। तो विद्यार्थियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, और अमूमन इसमें से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसका आप अच्छी तरह से अध्ययन करें। इसके द्वारा क्या हार्मोन स्रावित होते हैं, उनके कारण क्या क्या रोग होते हैं, उनकी अधिकता से क्या होता है, कमी के कारण क्या रोग होता है। मेन जो इसका है वो मुख्य है बीएमआर, टेम्पो ऑफ लाइफ, आपकी जो गति है, आपकी जो शरीर की गति है, पेस है, उसको रेगुलेट करने का कार्य करती है कौन, थायराइड ग्रंथि। अगर इससे जुड़े रोग आपके शरीर में हो गए तो आपकी जो शरीर की गति है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका टेम्पो जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो थायराइड ग्रंथि अति महत्वपूर्ण एक एंडोक्राइन ग्लैंड है अपने शरीर के लिए। सबसे बड़ी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड होती है शरीर की। तो आज के लिए अपन इतना ही अध्ययन करते हैं थायराइड ग्रंथि का, और अगले अध्याय में जो बाकी शेष अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज के लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आगे आने वाले जो आपके एग्जाम हैं, जो परीक्षाएं हैं, उनकी अच्छी तरह तैयारी करें और अच्छे पढ़ते रहें।